तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में हमारे पास वही दो तीन प्रॉपर्टीज है जो मैटर करती है। और फर्स्ट है कि अगर सपोज आपको log x टू द बेस a ग्रेटर देन y दिया हुआ है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा that x is greater than a to the power y या फिर x is less than a की पावर y डिपेंडिंग ऑन a कैसा है। अगर a है ग्रेटर देन 1 तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट अगर a है 0 से 1 के बीच तो साइन चेंज होगा क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर आपको दो लॉग कंपेयर करने के लिए दिए गए हैं और दोनों का बेस सेम है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। log x टू द बेस a कंपेयर तो वैसे भी कर सकते हैं, ये बात नहीं, बट आपको कुछ क्वेश्चन में दिया इस तरीके से होगा log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ये मत बोलिएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y है। x की वैल्यू ग्रेटर देन y हो सकती है if a इज ग्रेटर देन 1, बट x की वैल्यू y से छोटी हो सकती है if a is 0 से 1। So these two were very important. इसके अलावा ये दो प्रॉपर्टी का कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे इस प्रॉपर्टी को। पहला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ x such that log बेस है e, ये है x minus 3 is less than 1 is। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं लॉग की उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इनइक्वालिटी के टाइम पे आपको ये याद रखना है कि लॉग में अगर हम लगा रहे हैं इनइक्वालिटी तो उसका बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इसका बेस 1 से बड़ा है, कोई आपको साइन पे ध्यान नहीं देना, यानी कि यही वैल्यू अगर मुझे दिया गया है log x minus 3 बेस e लेस देन 1 तो मैं बोल सकता हूँ that x minus 3 is less than e की पावर 1, यानी कि x minus 3 तो मैं लिखूं तो x is less than 3 plus e। क्या मेरे को कोई भी तुम में से इसका पूरा आंसर बता सकता है? बस इतना ही होना चाहिए आंसर। ओके आप इनिशियल कंडीशंस भूल चुके हैं लॉग की, इसका मतलब ऋषित क्या बोल रहा है, बोल बोल। अगर मुझे कभी भी लॉग दिखेगा तो सबसे पहली जो दो चीज मेरे को लगानी है वो ये लगानी है कि तो इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सेप्ट 1। तो ई तो फिक्स्ड है, इरैशनल है, ई की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.718 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, राइट। तो ई ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। बट यहाँ पे वेरिएबल आप इनपुट भी सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हैं लॉग के अंदर, तो सबसे पहली कंडीशन थी। तो इनपुट पॉजिटिव रख सकते हैं तो यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 तो रखनी ही है। तो एक्स की वैल्यू अगर दोनों कंडीशंस को देखते हुए हम दें आंसर तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 to 3 प्लस e। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ऐसे नहीं कि 3 प्लस से छोटी होगी तो माइनस इनफिनिटी तक रख देंगे, नहीं, इनपुट तो कभी भी लॉग का बहुत नेगेटिव रख ही नहीं सकते। इनपुट हमेशा पॉजिटिव, बेस हमेशा पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इक्वालिटीज ठीक है अपनी जगह है, बट आप इन दो बेसिक कंडीशंस का तो हमेशा याद ख्याल रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। solve this log x base 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
log x base 2 greater than 0 होना चाहिए, then x. ऑप्शंस दे दो. पांच ऑप्शंस है आपके पास. आपको दिया गया है log x base 2 greater than 0 है. If log x base 2 greater than 0 है, what should be the value of x? तो सबसे पहली कंडीशन क्या लगनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मेरे को लॉग दिखा, मैं चेक करूंगा क्या इसका इनपुट पॉजिटिव है. सर इसका मैसेज करना है. बिल्कुल आंसर मैसेज करते हैं, एबीसीडी जो भी तुझे लगता है आंसर. तो सबसे पहली चीज मैंने देखा कि लॉग का इनपुट वेरिएबल है x, यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0. तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है. अगर बी ऑप्शन को मैं पुट करूंगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, एंड इन दैट केस लॉग की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, मतलब लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. तो पहली चीज सॉल्यूशन करते हुए मैंने बोला कि देखिए भैया इनपुट होना चाहिए ग्रेटर देन 0. दूसरी बात, बेस ऑलरेडी हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है. जिन कंडीशंस पे भी हम बात करेंगे वो सारी की सारी कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखी है बेस में, यानी कि बेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है. अब हम बात करेंगे ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसकी, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन 0. मैं x को लिख सकता हूँ, 2 को उधर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर 0 बन जाएगा, बट साइन यही रहना चाहिए या बदलना चाहिए? उर्वशी बताइए. Since base is greater than 1, अगर इसका बेस 1 से बड़ा है, ऑडिबल नहीं है. साइन इसका बदलना चाहिए कि सेम रहना चाहिए, ये क्वेश्चन. चेंज बदल जाएगा. क्यों बदलेगा? साइन कब बदलता है लॉग के केस में? समझ गई सर. जब बेस 0 से 1, सब बेस 0 से 1. हाँ, अभी बेस 2 दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, साइन वैसे ही रहेगा, बेस सेम रहेगा. तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से. दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कह रही है x ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन कह रही है x ग्रेटर देन 1. पहली कंडीशन में ज्यादा रीजन आ रहा होगा नंबर लाइन से, दूसरी कंडीशन में थोड़ा कम रीजन आ रहा होगा नंबर लाइन का. तो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे या दोनों को देखेंगे कि हमें आंसर कौन सा देना चाहिए, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए ऐसा आंसर देना है, तो आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 1 to infinity. यानी कि ऑप्शंस जो 0 से 1 वाला इंटरवल होगा, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि 0 से 1 हम रख तो सकते हैं, पर अगर 0 से 1 रखेंगे x को तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आएगी. ये चीज आप पावर के खेल से समझ सकते हो. सर इसमें अगर 2 0 से 1 के बीच में होता तो 0 से 1 के बीच में आ जाता आंसर. अगर 2 हमारा 0 से 1 के बीच में,
ओके, थर्ड करो सॉल्व, ट्राई करो इसको। log x बेस 4 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, x की वैल्यू बताओ। log x बेस 4 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ, आपको x की वैल्यू बताना, मैं आपको ऑप्शंस दे दूं। करेक्ट है ऋषित, बस सर लॉग तो बहुत पहले ही सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया था ना, एक टाइम पे था। मेरे टाइम से पहले से किसी से रोशनी, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा चलो मेरे साथ समझो, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर बात एक तो जो मिनट भी सर, सर एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन करो। अच्छा ओके सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था। थर्ड का log x to the base 4 is greater than 1। अगर log x to the base 4 greater than 1 है तो सबसे पहली बात तो जहां log इन्वॉल्व है, log का इनपुट को रखेंगे पॉजिटिव, तो log एक ही जगह इन्वॉल्व है तो वहां पे लिखा हुआ है log x to the base 4। इनपुट हुआ x तो x होना चाहिए ग्रेटर देन 0। बेस हुआ 4, बेस होना चाहिए था पॉजिटिव और बेस नहीं होना चाहिए था 1 के बराबर। करेक्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, बेस तो अभी हमारा ऑलरेडी सही है। दूसरी कंडीशन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगाते हैं इनइक्वालिटी वाली, इसको मैं क्या लिखूंगा, x इज, और इधर 4 को लेके जाऊंगा तो 4 की पावर बन जाएगा 1। अब ग्रेटर देन आना चाहिए लेस देन आना चाहिए, ये डिपेंड करता है लॉग के बेस पे। बेस 4 है तो दूसरी साइड जाएगा अगर 4, तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि बेस है ग्रेटर देन 1, साइन वैसा ही रहेगा जैसा पहले लगा हुआ है। तो x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 4, ये कह रहा है ऐसा, ये कह रहा है x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन आंसर देंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी अगर आप रखेंगे कुछ भी तो आपकी पहली सिचुएशन भी सेटिस्फाई करेगी, यानी कि आप उसके इनपुट के अंदर 4 से इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रख भी सकते हैं। एंड सेकंड इज कि आपकी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करेगी जो 3। सिमिलर काम 4 क्वेश्चन में फिर से बार बार यही करना है। पहली कंडीशन सबसे पहले कि भैया अगर लॉग दिया हुआ है तो लॉग का इनपुट हो पॉजिटिव और लॉग का बेस
वी हो पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। हाँ भाई, ये ट्राई करो ऋषि। फोर्थ वाले में शुरू करें तो फोर्थ वाले में भी वही कॉन्सेप्ट है। लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी इनपुट है लॉग का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x + 5 की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर x + 5 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू -5 से बड़ी आप कुछ भी रख सकते हैं, पहली कंडीशन। बेस है 0.2, बेस भी करेक्ट है, पॉजिटिव है, 1 के इक्वल भी नहीं, ठीक है जी। बेस 0.2 है तो मैंने इस पे इनइक्वालिटी का कांसेप्ट लगाया। log of x + 5 to the base 0.2 is greater than 0। अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ x + 5। अब इस बार जब मैं 0.2 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होना चाहिए अलग? क्यों? इस बार जब मैं 0.2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो कुछ अलग होगा? अगर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है कि बेस 0.2 दिया हुआ है एंड 0.2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि 0.2 जो बेस दिया हुआ है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा। x + 5 will be less than 0.2 की पावर 0, यानी कि x is less than, ये बनेगा 1 -5, इसका मतलब होगा x less than -4। तो इन दोनों कंडीशन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन तो होनी चाहिए -5 से, बट स्मॉलर देन होनी चाहिए -4 से। दोनों कंडीशन को मिलाते हुए मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू -5 से -4 तक। सर मेरी आवाज आ रही है? अभी आगे हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये आपने नया क्वेश्चन लिखा है ये 0.5 वाला, जिसमें लॉग पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, log 0.5 to the base x is greater than 2। अब मैं एक्सपैंड आउट करूँ
log 0.5 to the base x is greater than 2. You have to find the values of x जो इसको satisfy करेगी. सर डुअल आंसर आएगा अब सर उन्हें कंबाइन कर दिया देख सकते हैं. Log 0.5 to the base x is greater than 2. Why Roshni? मतलब बात सही है तेरी, बट why? मैं पूछना चाहता हूँ. उसका भी आंसर कर दे मेरे को चैट. Fifth is not A. Fifth is not a. None of the above. Roshni, none of the above. यस सर सर मेरा आ रहा है सर 1 by -1/√2, 1/√2 गलत ये भी है. ओके, सबसे पहली चीज सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन. कोई सर 1 मिनट सर थोड़ा टाइम और दे दो You mean रोशनी तूने आंसर तो सही दिया. अच्छा, मैं तो चैट पे लिख के भेजता हूँ. क्या बोलूं? टिल द टाइम ये सॉल्व करते हैं. सर मेरे 2 आ रहे हैं उन्हें कंबाइन करना नहीं आ रहा मुझे पहले तो बता दो आंसर इससे. सर मैंने एक बार तो करा तो 1/√2 इज ग्रेटर देन x x is greater than x, so x is greater than 1/2. सर x इज लेस देन 1/√2 ठीक है. कैसे करा ये कैसे आया?
सर मैंने x को पहले ग्रेटर देन वो माना, क्या माना? ग्रेटर देन 1। ठीक है, उन्हें दो केस कंसिडर करें। हाँ सर। बिल्कुल सही बात है। सर तो आप इसके दो केस कंसिडर कर सकते थे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, एक तरीका। या आप इसका बेस चेंज कर दो, दूसरा तरीका। हाँ यस सर। 1 अपॉन, इसी चीज को लिख सकते थे 1 अपॉन log x बेस 0.5, लिख सकते थे। मतलब आप कैसे भी लिख सकते थे इस चीज को, मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बट खैर, अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, रोशनी तूने कैसे किया सॉल्व, बताएगी? रोशनी ने बाय द वे करेक्ट आंसर दिया। आंसर इज सी, 1/√2 to 1। सर मेरा भी आ गया है वो मेरा दूसरा कंडीशन है, क्योंकि सर अच्छा सर, हाँ सर आपने बताया ना ग्रेटर देन 1 है सर, तो एक ही आएगी। एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ सर, 1/√2 से लेस तो हो ही नहीं सकता। और सर दूसरे में जब हम नेगेटिव लेके उसको करेंगे तो जब इनइक्वालिटी चेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में, तो 1/√2, 1 आ जाएगा। बिल्कुल। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है आपकी क्वेश्चन में? अभी तक जितने हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे बेस हमारा कांस्टेंट। इस बार हमारा पहली बार ये हुआ कि बेस कांस्टेंट नहीं, बेस वेरिएबल। इफ द बेस इज वेरिएबल, ओहो हो, बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो नहीं आप लोग। बहुत प्रॉब्लम्स हैं अगर बेस हमारा वेरिएबल है। अगर बेस वेरिएबल है तो सबसे पहला काम आपको ये सोचना चाहिए कि बेस की वैल्यू तो यार फिर दोनों ही हो सकती है। 0 से 1 के बीच भी हो सकती है बेस, और 1 से बड़ा भी हो सकता है बेस। वी हैव टू कंसीडर बोथ दीज केसेस। कि पहले मैं कंसीडर कर लूं तो मेरा बेस, चलो मैंने मान लिया 0 से 1 के बीच में। अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में होता, अच्छा, इन सारी चीजों से पहले x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होनी है भाई। सब छोड़ दो, मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, सॉरी मैं तो भूल ही गए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको इसमें ई ऑप्शन अपनी तरफ से दिया, बुक में ई ऑप्शन नहीं था। एंड मे बी पॉसिबल कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आपको, मतलब इट मे बी पॉसिबल नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे लाइक 120% श्योरिटी के साथ मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऐसे दो तो मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे। मैं नहीं कह रहा सिर्फ मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी हो सकते हैं, फिजिक्स में भी हो सकते हैं, बट ऐसे मिनिमम दो क्वेश्चंस आती है, एक से दो क्वेश्चन, कि जो हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये भी देखते चलना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ये ऑप्शन अगर मैं तुम्हें ना देता, गलत ये समझो, अगर मैं ये ऑप्शन ना देता तो ए बी सी डी चार ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से ए बी और डी तीनों में हम नेगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर कर रहे हैं। ए में -∞ से 1 तक बोल रहे हैं, बी में -1/√2 से 1 तक बोल रहे हैं, और डी में -1 से 1 तक बोल रहे हैं। तीनों केसेस में x की वैल्यू नेगेटिव भी दी हुई है। यार ये तो आंसर नहीं हो सकते, x तो बेस है, x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर इसका जो भी पॉसिबल है भाई वो सिर्फ पॉजिटिव में पॉसिबल है, इसके अलावा आंसर कुछ नहीं हो सकता। पहली चीज, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये बात आपको हमेशा देखनी चाहिए कि आपने ऑप्शंस में क्या दिया होगा, अवेयर रहना है। मतलब यही होती है एग्जाम के अवेयरनेस, तो इस बारे में बहुत अवेयर रहना है। तो ये ऑप्शन क्या दिया, क्वेश्चंस क्या दिया, हो सकता है आपको ना आता क्वेश्चन, अगर मैं ये ऑप्शन ना दूं तो आप सबको इसका आंसर देना चाहिए था कि सी आंसर। बेशक हमसे सॉल्व नहीं हुआ, बट आप ये मुझे लॉजिक बता सकते हैं जो भी आप बोल रहे हैं। ओके, तो सेकंड थिंग इज कि मैंने देखा कि बेस वेरिएबल है। बेस जैसे वेरिएबल आएगा आपको हमेशा दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। बेस 0 से 1 के बीच में हो सकता है, बेस 1 से बड़ा हो सकता है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, अब x की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है उन्हीं के लिए वैलिड है पूरा केस। तो फाइनल आंसर में मैं ये चीज कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं। ओके, अब शुरू करते हैं। log 0.5 to the base x is greater than 2।
जब मैं x को उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 0.5 इज लेस देन, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.5। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0.5 है तो इसका आंसर तो हमें लिखना आता है, लिखा है थोड़े दिन पहले मॉड में। ये देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए था हमें इसके बाद, मैं इधर आ रहा। सर तो अगर x, सर मैं कह रहा था x ग्रेटर देन 1/√2 आ जाएगा। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0.5 दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू या तो रूट ओवर 0.5 से बड़ी और x की वैल्यू लेस देन माइनस के रूट ओवर 0.5, कोई सा भी आंसर हो सकता है इसका। दिस इज सिमिलर टू मॉड x ग्रेटर देन a, या तो ये आंसर होना चाहिए या तो ये आंसर होना चाहिए। अब दूसरा केस देख लेते हैं जरा, x ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 0.5 शुड बी ग्रेटर देन x स्क्वायर, यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज लेस देन 0.5। अगर x स्क्वायर लेस देन 0.5 है तो इस बात का ये मतलब है कि x की वैल्यू माइनस रूट ओवर 0.5 से लेके प्लस रूट ओवर 0.5 तक हो सकती है, सिमिलर टू मॉडुलस। x स्क्वायर ग्रेटर देन a हो, भाई दोनों साइड रूट ले लो, इधर mod x बनेगा उधर रूट ओवर 0.5 बनेगा। mod x लेस देन रूट ओवर 0.5 कह रहा है, x की वैल्यू माइनस के रूट इससे यहां तक पहुंचेगी। बट इनिशियल कंडीशन दूसरे केस में क्या दी हुई है, x ग्रेटर देन 1। अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है दूसरे केस में x ग्रेटर देन 1 तो आप आंसर वही लेंगे जो x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। देख लो सेकंड केस में तो नो सॉल्यूशन है, x या तो नेगेटिव बोल रहा है नेगेटिव आओ, या फिर बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यू लो बट रूट के 0.5 तक। मैंने कहा x तो ऑलरेडी 1 से बढ़ा दिया हुआ है, अगर x ऑलरेडी 1 से बढ़ा दिया हुआ है तो आपकी जो फाइनल आंसर आया है वो तो इनिशियल कंडीशन से मैच ही नहीं कर रहा है। तो दूसरे केस में तो जब x बेस हमारा 1 से बड़ा होगा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहले केस में जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो x की वैल्यू जो बनेगी, देखो बेस 0 से 1 के बीच में तो ये तो गलत, x की वैल्यू लेस देन रूट ओवर माइनस टाइम्स रूट ओवर 0.5 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है। ये पॉसिबल है x की वैल्यू ग्रेटर देन रूट ओवर 0.5, ये पॉसिबल है बट कहां तक 1 तक। तो इसके हिसाब से जो हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन की x की वैल्यू 0 से 1 है तो x 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि x जो है रूट ओवर 0.5 से लेके 1 तक हो सकता है। अब इस 0. रूट ओवर 0.5 को भी देख लो जरा, 0.5 का मतलब 1/2 ही तो होता है और रूट 1 तो 1 ही होगा, तो इसमें 1/√2 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर सी भी तो हो सकता है। किसी को भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। जब हमारा बेस वेरिएबल होने लगता है तब होती है यार कोई बात क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, मेंस में आपके पास आ सकता है बेस नॉर्मल, एडवांस में आएगा तो क्वेश्चन में बेस वेरिएबल ही दिया जाएगा मोस्टली। सर जो मैंने आपने बेस चेंज करके बोला 1/, करके उसमें हम रेसिप्रोकल लेंगे तो चेंज होगा ना इनइक्वालिटी? बेहतर तरीका वैसे यही है इसको करने का, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
Okay, can I rub this? अच्छा हैंडल्स कर सकते हैं। अक्षत बात समझ आई क्या तेरे को? क्वेश्चन समझ Yes, आया? sir. And what about आराध्या? Hello, hi. कहाँ हो तुम मेरी क्लास में? क्यों आराध्या बात समझ आई? चैट पे भी आंसर कर सकती है, कोई इशू नहीं। अब एक क्वेश्चन और करो। एक नहीं क्वेश्चन तो दो करते हैं, बट ये क्वेश्चन इज लाइक गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन हर्ट श्रजी। अब ये बदल दिया कि हमने वेरिएबल बेस की वेरिएबल कर दिया और हमने इनपुट भी वेरिएबल कर दिया। अब एक्स की क्या वैल्यू होगी? हमें बेस वेरिएबल से प्रॉब्लम है, इनपुट वेरिएबल से तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सारे क्वेश्चंस करे ना सो। और बेस वेरिएबल के लिए क्या करना है अभी आप बात कर चुके हो। सर ये करना है अभी? बिल्कुल करना है। स्वानी तेरे को लास्ट क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. क्या तू मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है बिना सॉल्व करे? अगर तेरे को लास्ट क्वेश्चन समझ आया चैट में लिख दो। बिल्कुल लिख दे। करेक्ट। रोशनी विषय करेक्ट। पर तूने सॉल्व करा कैसे बताया? सर मैंने पूरा Correct. सॉल्व, फोटो भेज दिया। करेक्ट है स्वामी। बट मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। करके करना आना चाहिए इसलिए कर। अगर पेपर में बैठ के मेरे को क्वेश्चन दिया जाए मैं एक सेकंड में ना तो इसको सॉल्व करूंगा। मैं कहूंगा एक्स बेस दिया हुआ, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। आपने बी सी डी तीनों ऑप्शन में नेगेटिव ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे आंसर ये है बी सी डी। तीनों में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है। एक्स बेस है और सिर्फ एक्स है बेस। मैं तो नहीं मानता जी आपका बी सी डी आंसर हो सकता है, ए आंसर हो सकता है, बस पॉसिबिलिटी वो। रोशनी सॉल्व करके दिया कि सर इसमें आपने नोटा नहीं दिया ना सर, तो इसलिए इसमें इजी मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बारे में बताया। So I wanted you to learn। तुम ये बात अप्लाई करो इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया।
वो एक अलग बात है कि मैं एप्लीकेशन इस बात की भी चाहता था, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। सॉल्व तो सबने करना है। तो सुहानी, रोशनी, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी क्वेश्चन सिर्फ इस बेसिस पे आंसर दिया है कि हाँ जी आप जो बोल रहे हो हमने भी यही रीजनिंग लगाई है, तो वो लॉजिक बहुत बढ़िया है, उसको अपने एग्जाम अवेयरनेस के लिए यूज करना है। फिर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना भी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर से दो केस कंसिडर करने पड़ेंगे बस। क्यों करने पड़ रहे हैं कंसिडर? क्योंकि हमारा बेस वेरिएबल दिया हुआ है। इफ द बेस इज वेरिएबल, तो वी हैव टू कंसिडर बोथ द केसेस दैट बेस कैन बी okay cool. The base can be in between 0 to 1 or base can be greater than 1. कि दोनों केसेस में अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा हमारा लोग। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली बात तो बेस क्योंकि वेरिएबल है, तो आपको बेस के लिए दोनों कंडीशन रखनी पड़ेंगी। इसके लिए बेस हो सकता है ग्रेटर देन 1 या बेस हो सकता है 0 to 1। और तीसरी चीज के x plus 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इनपुट। इनपुट और साथ ही साथ में जो बेस है, बेस को तो मैं दोनों जगह ले ही चुका हूं। तो ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -7। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -7 और नीचे वाला बेस कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ली जाएगी, ऐसी x की वैल्यू रखनी है जो दोनों को सैटिस्फाई करे, एक को थोड़ा ना सैटिस्फाई कराना। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इससे फर्क नहीं पड़ रहा तीसरी कंडीशन से। तो एकदम मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था x -7 लिखा होता है, x -7 होता तो x ग्रेटर देन 7 आता। अब ग्रेटर देन 7 में तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है ऑलरेडी, तो आंसर जो भी होता है वो 7 से बड़ा ही है। अब जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो मैंने इसको लगाया। मैंने कैसे लगाया कि भैया x + 7 ये लेस देन नहीं लग रहा है साइन, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये साइन हो जाएगा ग्रेटर देन x की पावर 0। इस x को उधर लेके गए तो x की पावर 0 है। अगर x ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि बेस आपका ग्रेटर देन 1, और अगर बेस है ग्रेटर देन 1 तो x + 7 इज लेस देन x की पावर 0। इस बार साइन नहीं बदलेगा। लॉग की बात कर रहे हैं, लॉग ऊपर वाले लॉग को सॉल्व कर रहे हैं, इससे मतलब ये तो इनिशियल कंडीशन। ओके, x + 7 is greater than x की पावर 0 is 1, तो x + 7 is greater than 1, तो मैं कह सकता हूँ x + x is greater than -6। x -6 से बड़ा कुछ भी हो, तो ये देखो जरा ध्यान से, इनिशियल कंडीशन कह रही है कि सिर्फ 0 से 1 के बीच ही ले सकते हैं, और आंसर कह रहा है कि आप -6 से बड़ा कुछ भी लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आंसर के हिसाब से तो इतना रीजन बनता है, और इनिशियल कंडीशन के हिसाब से इतना रीजन बनता है, तो कॉमन रीजन तो यही हुआ। तो आंसर आया इस क्वेश्चन का x की वैल्यू, मतलब इस क्वेश्चन का x की वैल्यू 0 to 1। अच्छा, दूसरी चीज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, x + 7 इज लेस देन x की पावर 0 is 1, यानी कि x इज लेस देन -6। फाइनल आंसर क्या है, -6 से छोटी वैल्यू लो। इनिशियल कंडीशन थी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन को कंबाइन करें, आंसर ये है। आप x को 0 से 1 के बीच में दोनों को क्या, तीनों को कंबाइन करते हैं। दूसरे वाले का तो नो सॉल्यूशन नहीं, कंबाइन करने का कोई मतलब ही नहीं। तीसरे वाली कंडीशन कहती है x की वैल्यू ग्रेटर देन -7 होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन कहती है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हुए ये बोला जा सकता है x should be between 0 to 1। चलो, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए घर के लिए, ठीक है, करके आना है तुम्हें। काफी खतरनाक क्वेश्चन।
पहले लोग का बेस है 1/2, दूसरे लोग का बेस है 1/3, तो पहला log कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू log x। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा। ऑप्शंस भी देखो। The value of x such that log x base 1/2 is greater than equals to log x base 1/3 is। चार ऑप्शन है 0 to 1 दोनों ओपन इंटरवल, 0 to half हाफ पे क्लोज्ड, 0 to 1 1 पे क्लोज्ड, या फिर नो का नन ऑफ द अबव। कोई आंसर नहीं होगा। आसान नहीं है बेटा, करके लिए नेक्स्ट क्लास। चलो, तो ये हुआ यार अपने पास लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लोगरिथमिक इक्वेशंस, लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये दोनों चीजें हमने खत्म कर। अब लोगरिथम एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप कहीं भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन भी अप्लाई हो सकता है, तो जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और होगा बट लोग की वजह से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और थोड़े लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज अभी डोमेन में भी वापस काम आएगी हमारी चलती। ओके सर इसका ए ही तो होना चाहिए, लेकिन फिर तो ऑप्शन डी भी है, सॉल्व कर। सर इसमें बेस चेंज करेंगे तो सेम हो जाएगा, फिर उसके बाद इस बात पर घर पर आराम से टाइम लियो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, लाइक बिल्कुल लगेंगे 4-5 मिनट सही से बैठ के सोचने पर। चलिए, ओके, मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। Do you guys know arithmetic mean? Anyone? What is arithmetic mean? Okay. What is average? What do you mean by average? average is sum of all observations upon total number of observations. Arithmetic mean. ये तो था arithmetic mean, average. Arithmetic mean and average both are same. So the number, sir, arithmetic mean में sir जो exactly in between हो, दोनों side common difference same हो। कहाँ पढ़ के आते हैं गलत गलत चीजें, ऐसा नहीं होता। वो अर्थमेटिक मीन्स है to cause difference। अर्थमेटिक मीन्स और अर्थमेटिक मीन दोनों चीजें अलग अलग है, नहीं है। जिसने भी बताया है तो मैं। And what do you mean by typical? Typical is a very general word. Like typical, I don't think typical has in fact any meaning. I don't think there's a meaning exists. क्या चीज? मैं तुझे नहीं कह रहा था, कुछ और क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। But how in between, like के
2 and 5 का क्या मैं 3 बोल सकता हूँ? नहीं। इनसे तो बस मैं एक बात बोल रहा था ऋषभ, एक गलत चीज मतलब क्या है? स्कूल में पढ़ाया हुआ है तेरे को अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन्स? जियोमेट्री को पढ़ाया था ना, पेपर में आ रहा था, वही पढ़ रहा था सुबह। अर्थमेटिक मीन्स की 10 से भी 3 0 10 से भी 3। ओके चलो, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज जस्ट लाइक एवरेज। मैं आपको दो इनइक्वालिटी कराना चाहता हूँ जो कि काफी काम आएंगे। अर्थमेटिक इनइक्वालिटी, एएमजीएम की इनइक्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा यूज्ड होती है, लाइक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एएमजीएम की इनइक्वालिटी पे बन चुके हैं अभी तक, पहली बात। दूसरी बात के जेई एडवांस, जेई मेंस कई क्वेश्चंस पूछ चुके हैं इसकी इनइक्वालिटी पे, राइट? तो आपका जो अभी छोटा सा टॉपिक है, बस मतलब हमारे 15 मिनट का टॉपिक है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाले पढ़ा रहे हो या कुछ और वाला? बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आएगा। सर तो ये सर, नहीं सर मैं कह रहा था सर एएम एंड जीएम इनइक्वालिटीज। तो एएम क्या है? अर्थमेटिक मीन। Now, what is arithmetic mean is? Arithmetic mean is sum of all the observations. अगर आप mean is average, mean median mode यार, वही तो mean है। अब एवरेज भी बहुत सारे तरीके का हो सकते हैं ना, वो अलग बात है। मूविंग एवरेजेस भी होते हैं और एक नॉर्मल एवरेज भी होता है। ये नॉर्मल एवरेज है सबसे बड़ी। अर्थमेटिक मीन इज जस्ट लाइक नॉर्मल एवरेज। मतलब नॉर्मल एवरेज कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक इट इज लाइक जो आपने आज तक सीखा है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे। अगर तेरे से कोई पूछता है ना कि कैसे हम इसे एक्सप्लेन करें, लाइक मुझसे किसी ने पूछा कि हाँ जी आप मुझे बताओ एवरेज क्या है, तो मैं ये फॉर्मूला तो बता ही दूंगा, बट उसने कहा एवरेज क्या है? कहेगा सर थोड़ा बताओ तो ये है क्या चीज, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बताओ ना तो इसकी तरह। तो एएम का काम क्या है? अर्थमेटिक मीन का, सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है? वैसे तो हम स्टैट्स पढ़ेंगे तब भी मैं इसके बारे में काफी बातें करूंगा, क्योंकि आपको मैं एग्जाम के बारे में बताऊंगा, 2-3 एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि अभी जो हमारा अपकमिंग फील्ड है जो काफी बूम पे, वो है डेटा साइंस। लाइक मे बी आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, बट मे बी नॉट, मेरे को याद नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी जो हमारा बूमिंग सेक्शन है पूरा, वो है डेटा साइंस का। लाइक सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट जो होने वाली है नेक्स्ट 50-100 इयर्स। नेक्स्ट 50-100 इयर्स तो इज लाइक टू मच, बट नेक्स्ट 5 इयर्स अभी भी हो रही है कंटिन्यूसली। लाइक 5 साल बाद तो बहुत ही गलत हो चुका होगा। लाइक कि आप जब तक आओगे तब तक डेटा साइंस काफी बूम पे जा चुका होगा, अभी भी बूम पे ही चल रहा है और बूम पे चलेगा भी। देयर इज अ रीजन, बिकॉज़ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डेटा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विद द इंटरनेट। और आपकी हर चीज ऑर्डर घर पे, टैक्सी घर पे, ग्रोसरी घर पे, सारे सामान घर पे। सर तो हम एडसेंस भी इतना डेटा ज्यादा चलता है। सर मैं कह रहा हूँ जो एडसेंस है, बिल्कुल एड्स भी हमारे सारे डेटा पे चलते हैं। हम पूरा डेटा ही डेटा सेट को ही कलेक्ट करते रहते हैं, बस डेटा इज वेरी सर वो आपकी इंपॉर्टेंट। ब्राउजिंग के हिसाब से या उसके हिसाब से आपको डेटा को अरे बात है, एनालाइज। आपका फोन आपको सारे एड्स वही दिखा रहा है बिल्कुल के डेटा के हिसाब से। जो भी कंटेंट आप वॉच कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको एड्स दिखाया जा रहा है। लाइक उसे पता है मैं स्विगी इतना यूज करता हूँ, जोमेटो इतना यूज करता हूँ, तो वो रोज मेरे को स्विगी और जोमेटो के ऑप्शंस दिखा रहा होता है। वो इसीलिए दिखा रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके
इसके फोन में मोस्टली यूज्ड ऐप में से एक है और मेरे को पता है, तो वो उन लोगों ने मार्केटिंग कैंपेन इस तरीके से अप्लाई करी हुई है कि आप ज्यादा एड्स उन्हीं लोगों को दिखाओ जो ज्यादा यूज कर रहे हैं कस्टमर। तो हर चीज डेटा के हिसाब से होगी। लाइक आवर लाइफ इज डिजाइन इन सम कोलैबोरेशन विद डेटा, कि हमें कुछ ना कुछ कोलैब करके डेटा के साथ हमारी लाइफ को डिजाइन करा जा रहा है। अब तो आगे आगे ये चीज और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो डेटा साइंस का फील्ड जो है पूरा, वो मैथ से रिलेटेड होता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, मैथ्स अगर आपका अच्छा है, तो मैंने आपसे शायद पहले लैंग्वेजेस के बारे में भी बात की होगी, पाइथन, आर, और देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उन सब में भी हम मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो मैथ्स का यूज करते हुए हम बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, और वहाँ पे एल्गोरिथम यूज होते हैं। एल्गोरिथम सारे मैथ्स के ही होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने सेट्स पढ़ा है, तो सेट्स का यूज होगा पाइथन में। टपल, लिस्ट और भी दो तीन चीजें होंगी, बट अगर आपने सेट सही से पढ़ा है तो आप उसको समझ सकते हैं पाइथन को, कि पाइथन की बेसिक लाइब्रेरी किस तरीके से डिजाइन है, पाइथन में क्या क्या स्ट्रिंग्स चाहिए, आप बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही अभी जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है, जैसे मैं डेटा साइंस के बारे में बताऊं, तो डेटा साइंस के स्टैट्स भी काफी काम आते हैं। ऑब्वियसली स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा काम आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि और चीजें काम नहीं आती। लीनियर अलजेब्रा बहुत काम आता है, जो आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ये भी काफी काम आएगा। तो ये सब चीजें डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आजकल एग्जाम्स होने लगे हमारे यहाँ पे, पहले तो नहीं था, बट अभी विद इन 3-4 ईयर्स हम लोगों ने काफी मतलब 3-4 ईयर्स हम लोगों ने काफी प्रूव करा है डेटा साइंस का फील्ड इंडियंस में। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 एग्जाम्स होते हैं, राइट। और 2-3 कॉलेजेस हैं, जैसे एक कॉलेज है आईएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और एक कॉलेज है सीएमआई, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, और ऐसी और भी 2-3 कॉलेज है, बट दीज टू आर द मतलब लाइक टॉप टॉप पैक। ये दोनों बहुत ही ऊपर, और भी बहुत सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं जो कि सिर्फ आपको डेटा साइंस से पढ़ाते हैं। तो आप डेटा साइंस के एग्जाम्स देंगे, मैं आपको बताऊंगा उसमें मैथ्स ही आने वाला है, राइट। तो उसी के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम स्टैट्स में होंगे तो हम ज्यादा बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि आपको डेटा समझना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग आगे जाकर डेटा साइंस में काम करें। ओके, तो एएम जीएम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अगर मेरे को अरिथमेटिक मीन किसी को समझाना है, तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये बोल सकता हूँ कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है। डेटा पॉइंट्स इज लाइक कि हमारे पास कुछ डेटा है, 5 लोगों का मेरे पास कोई डेटा है, और डेटा पॉइंट सपोज इस तरीके से है, या लाइक सपोज मैं आपको एक और ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास 5 बैट्समैन हमारे रन बने। अब 5 बैट्समैन हमारे रन बनाए, तो एक ने बनाया सपोज 100, एक ने 80, एक ने 60, एक ने 40, एक ने 20। तो एवरेज का क्या मतलब है कि अगर मैं इन पांचों को एक ही वैल्यू दूं, जिससे इनका सम भी उतने ही रहे जितने रन है, पर अगर पांचों इतने इतने रन भी बनाते, पांचों सेम रन बनाते और इतने रन बनाते, तब भी स्कोर मेरा यही होता। जितना एक ने 100, दूसरे ने 80, तीसरे ने 60, एक ने 40 और लास्ट वाले ने 20 रन बना के स्कोर करा है, उतना ही स्कोर मेरा तब भी हो सकता था अगर पांचों के पांचों ये सेम स्कोर कर लेते। यानी कि मीन का या एवरेज का ये मतलब होता है कि अगर मैं सबको एक जैसी वैल्यू दूं, इतना मेरे पास टोटल कोई चीज है, और ये अलग अलग जगह से 5 जगह से आई है, 5 लोगों ने मिलकर इतने रन बनाए हैं, टोटल 300। अब उन पांचों ने क्या बनाया मुझे इससे मतलब नहीं है, बट अगर पांचों इक्वल इक्वल 60 रन बनाते तो भी इतने रन बन जाते, एवरेज ये कहता है। यानी कि अगर ये मेरे पास जितना भी डेटा पॉइंट है, जितने अलग अलग डेटा पॉइंट्स दिख रहे थे, 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, 60 यहाँ है, 80, 100 ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इसमें अगर मैं एक वैल्यू ऐसे निकालूं जिसको मैं सबको लाके रख सकता हूँ, वो मीन है। ठीक है, वैसे ही मीडियन मोड के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम मीडियन मोड के बारे में बात करेंगे। तो मीन का मतलब यही था, सम ऑफ ऑल द, इस चीज को हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जिन ऑब्जर्वेशन का भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द पावर 1 upon number of observations। 1 upon number of observation, पावर में
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 क्वांटिटी का मतलब एक सेट लेता हूँ, इसमें आपको जीएम और एएम दोनों फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ओके, इसी वैल्यू को निकाल। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, हम इनका एएम और जीएम निकालना चाहते हैं। तो एएम निकालने के लिए मैं क्या करूँ, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली आंसर आ जाएगा एएम को 14/3, यानी कि इनका अरिथमेटिक मीन आप सारी वैल्यूज को 14/3 14/3 14/3 रखते तब भी ये टोटल सम उतना ही होता जितना अभी दिखा रहा था। Now what is GM? How to calculate GM? GM कैलकुलेट करने के लिए आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 into 8 to the power 1 upon number of observation जो कि है 3। तो ये बना 4 to 8, 8 8 64 की पावर 1/3 which is 4। तो इन तीनों क्वांटिटीज का AM हुआ 14/3 एंड इन्हीं तीनों क्वांटिटीज का GM हुआ 4। सर जैसा आपने बताया अरिथमेटिक मीन में उसको हम इतने इतने ऐड सबके अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सेम आता है। इसमें क्या होता है सर जीएम में? ज्योमेट्रिक मीन में अगर हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दें, बट अगर सबको, या फिर ऐसे समझ लें कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ना वो सेम आएगा। जीएम जो वैल्यू दे रहे हैं उस वो हर वैल्यू को देना चाहते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट उतना ही रहे जितना पिछली बार था। पहली बार देख टोटल प्रोडक्ट 64 था, बट अगर तो तीनों नंबर्स को 4 4 4 भी बना दे तब भी प्रोडक्ट 64 ही रहेगा। ओके सर। सर ये तो तब करते हैं ना हम सीक्वेंस सीरीज में जब हमें एक ही इंसर्ट करना होता है ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक। इंसर्ट नहीं करना होता, जब इंसर्ट नहीं करना होता, इंसर्ट तो हमें ज्योमेट्रिक मीन करनी नहीं होते ना अरिथमेटिक मीन करने होते। जब इंसर्ट करने होते हैं तो उस चीज को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीन्स। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस यही होता है, अरिथमेटिक मीन्स का ये मतलब है कि हम ऐसे नंबर्स चाहते हैं जो एपी में बने हमारे साथ, जो एपी बना रहे हो जो भी गिवन नंबर्स है उनके साथ। और ज्योमेट्रिक मीन्स का भी यही मतलब है कि जो जीपी बना रहे हो गिवन नंबर्स के साथ। और ज्योमेट्रिक मीन और जो अरिथमेटिक मीन जो लिखा हुआ है ये अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है। और मीन्स ये भी हम तो बोलो। तो मैं कह रहा हूँ ये भी तो एपी बनाएगा लेकिन इसमें जरूरी नहीं है एपी बनाए बनाए, जब तक दो नंबर्स होंगे तब तक एपी बनाएगा। 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी नंबर्स का निकाल सकता है अरिथमेटिक मीन, तब कैसे बनाएगा? हाँ सर इंसर्ट दो के बीच में करेंगे तो इसलिए सर तो ये स्टैटिस्टिकल वाला है वो वैसा है सीक्वेंस है। स्टैटिस्टिक्स में तो हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इनसे करते क्या है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों निकाल रहे हैं मीन या मीडियन या मॉड, या फिर इस बार तो और भी कुछ चीजें आ जाएंगी, क्यों कर रहे हैं ये सब काम? इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं इस डेटा से। अब उन्हीं इंसाइट्स को हमें देखना है, तो वो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा जब हम बात करेंगे स्टेप्स में। लाइक कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना है ये एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो आपके लिए हेल्प करेगा जब आप कॉलेज चूज कर रहे होगे तब भी कि हमें इस तरीके से देखना है कॉलेज चूज करते हुए, ये सारी चीजों पे काम करना है, ना कि जो दिखाया जाता है। क्योंकि डेटा को बहुत जल्दी मैनिपुलेट भी करा जा सकता है, आप ये समझ लीजिए। हम आपके सामने ऐसा डेटा रखेंगे कि आप एकदम कहोगे अरे यही जानना है सर, तो उन्होंने दिखाया हुआ ऐसा है आपको, और जो उन्होंने दिखा रहे हैं वो नहीं करने का, बुलाते हैं मगर जाने का, जाना अपनी तरफ से सोच के समझ के। अभी मैथ्स आता है तो मैथ्स को लगा के जाना है सारी चीजें, सारे डिसीजंस में अगर हम मैथ्स लगाने लगे तो कितना रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, तो कितना प्रोबेबिलिटी से कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने इवेंट्स को। समझ नहीं आया क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हर चीज में मैथ्स लगाने लगे।
मतलब हर चीज में तो नहीं लगा सकते, बट जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ के, उसमें तो लगाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इवेंट्स को कंट्रोल करता है। हम देखना चाहिए हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारी किसी भी काम के होने की, ना होने की। तो थोड़ा जोर घटाना भाग लगाएंगे तो समझ भी आएगी बात। ओके, पहली चीज, पहली इनइक्वालिटी, am is always greater than equals to gm, बराबर भी हो सकता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि मैं अगर n नंबर्स के बारे में ये सब बातें कर रहा हूँ, और वो n नंबर्स हैं a1 से लेके an तक, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का सम डिवाइडेड बाई n अगर मैं कर दूं, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी a1 into a2 अप टू an टू द होल पावर 1 अपॉन n। और एक बात और यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब आती है am और gm की, if ये सारी क्वांटिटी जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जिनका am gm निकालना चाहते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज इक्वल है। रोशनी इक्वल तब होगी जब ये सारी क्वांटिटीज जिनका भी हम एम और जीएम निकाल रहे हैं, वो सारी क्वांटिटीज इक्वल है। लाइक कि अगर मैं 4 4 4 का एम और जीएम निकालूंगा तो दोनों सेम है, तो दोनों साइड 4 आ जाएगा। दोनों साइड 4 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी चीज है वेटेड एम एंड वेटेड जीएम। नाउ वेटेड एम और वेटेड जीएम क्या है? वेटेड एम और वेटेड जीएम ये है कि सपोज अभी तो आपने एम क्वांटिटीज, अब इस चीज को और थोड़ा सही से समझते हैं। अभी तो मैंने 5 बैट्समैन लिए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50 बैट्समैन लेता हूं, जिसमें से 5 लोगों ने 50 बनाए, 4 लोगों ने 30 बनाए, ऐसे 10 लोगों ने कुछ बनाए, 10 लोगों ने कुछ बनाए, और फिर सिमिलरली ऐसे करते हुए मैंने टोटल 50 स्टूडेंट्स को मैनेज कर लिया। यानी कि जो मेरी क्वांटिटी A1 थी वो M1 टाइम्स रिपीट हो रही है, जो क्वांटिटी A2 थी वो कुछ M2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ऐसी सारी क्वांटिटीज कुछ कुछ बार रिपीट होगी। अगर सारी क्वांटिटीज कुछ कुछ बार रिपीट हो रही है, तो इस चीज को मैं वेटेड एम और वेटेड जीएम बोल देता हूँ। काम वही कर रहा हूँ, पहले तो ये समझ लो, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं जो अभी पुराना करके आए। बस ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको ये जो तरीका है करने का वो ऐसे ना करके थोड़ा इजियर हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। देखिए जरा मेरे साथ। XI कैसे करते हैं? हाँ जी, XI FI करते थे ना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर। तो सपोज A1 A2 up to AN are n positive rational numbers। अच्छा बाय द वे, ये नंबर सारे या तो पॉजिटिव है या तो सारे नेगेटिव है, तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। इनफैक्ट आपको जो मिलेंगे केसेस वो सारे पॉजिटिव वाले मिलेंगे, बट अगर नेगेटिव भी हो जाएगा कोई नंबर तो ये इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होगी। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे इनइक्वालिटी वैलिड होगी, फर्स्ट वाली am ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे सारी क्वांटिटीज, ये सारी ऑब्जर्वेशंस ये पॉजिटिव होनी चाहिए, देख लीजिए, ऑल द ऑब्जर्वेशंस शुड बी पॉजिटिव। ये काम आएंगे हमारी, बस लिखवा दिए मैंने अभी आपको। वैसे तो मैं कराना भी चाह रहा था, क्वेश्चन अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो रैशनल टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड अगर हमारे पास क्वांटिटीज हैं कुछ m1 m2 m3 अप टू mn,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ that m1 times a1 plus m2 times a2 up to similarly mn into an divided by m1 से लेके mn तक का सम, ये तो बनेगा weighted an, this is weighted an is greater than equal to weighted gn, यानी कि a1 की पावर m1 a2 की पावर m2, a1 की पावर m1 ऐसे बना है कि a1 को ही m1 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया होगा, भाई सारी की सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी थी, and an to the power mn to the whole power 1 upon m1 m2 m1 plus m2 plus m3 up to n. तो ये थी हमारी वेटेड am वेटेड gm की इनइक्वालिटी, और पहले वाली इनइक्वालिटी की am is greater than equal to gm which has a vast use. आप देख सकते हैं उसका यूज जब हम सीक्वेंसिंग सीरीज में आएंगे, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके बेस्ड, जो कि हमारे, अच्छा एक और छोटी सी बात, देखिए इनइक्वालिटीज बहुत सारे टाइप्स की होती है, सॉरी मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, बट बस अभी हम खत्म ही कर रहे हैं, फिनिश ही कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज बहुत सारी तरह की होती है, लाइक तशवीश है, और भी बहुत अलग अलग नाम भी होते हैं, नाम भी ऐसे होते हैं तुम समझ नहीं पाओगे, बट और बहुत सारी बुक्स में भी दी होती है, बट हमारे यूज की नहीं होती, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होंगी बट यूज की ये दो ही होंगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेंगी, आप देखने के लिए देख सकते हैं, देख लो, पर यूज नहीं आएंगी कहीं, याद मत करने लग जाना कि भाई हम इनइक्वालिटी को याद कर रहे हैं, बस दो ही इनइक्वालिटी याद करने की जरूरत है आपको जो मैंने बताई, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। सर वैसे 9:15 तक नहीं होगी हमारी क्लास? नहीं यार, वो एक्चुअली 9 तक की होती है, दूसरी क्लासेस होती है, मैं तो अच्छा। ऑलरेडी 6 मिनट ज्यादा ले चुका ओके हूं। हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, मतलब मैं क्या निष्कर्ष बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर।